अब हम इसके लिए टैक्स रेट सीखेंगे। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आगे हम इसमें टैक्स निकालना सीखेंगे। अब किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अगर मान लो आप कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई बिजनेस करती है, तो उसकी इनकम अगर 10,000 है, एक्सीड करती है, तो उसे 10% से टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद यदि 20,000 मतलब देखो 0 से 10,000 है, तो इसके बीच डिफरेंट अमाउंट में 10% से टैक्स देना पड़ेगा। और 10,000 से 20,000 है, तो इसके बीच के डिफरेंट अमाउंट में 20% से टैक्स देना पड़ेगा। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बिजनेस होता है, देखो आज के टाइम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बना करके भी बिजनेस किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई बिजनेस करता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की यदि कितनी है, 0 से 10,000 तक इनकम है, तो 10% से टोटल इनकम में टैक्स देना पड़ेगा। और 10,000 से 20,000 है, तो इस पे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच के इनकम में आपको 20% से पे करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका एक्सीड कर जाता है 20%, तो 20% एक्सीड करता है तो 30% से पे करना पड़ेगा। बैलेंस अमाउंट बोल सकते हैं, 30% से टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। तो ये आपका स्लैब रेट है, किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, ठीक। 0 से 10,000 पे 10%, 10,000 से 20,000 पे 20%, और बैलेंस अमाउंट बचेगा तो उस पे 30% से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। ओके। उसके बाद नोट में देखो दे रखा है, अ मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रेट्स। देखो भाई, कह रहा है कि रेसिडेंट इंडिया कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BAE एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्सेज आप टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAD, ठीक है। तो अब ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो आपको किस रेट से, जिसे हम बोलते हैं फ्लैट रेट से टैक्स पे कर सकता है। कितना परसेंट वो भी लगेगा? 15% टैक्स रेट लगता है। कितना? 15%। जैसे अभी हमने देखा था LLP पार्टनरशिप फॉर्म को लोकल अथॉरिटी के लिए हमने 30% फ्लैट रेट सीखा था। तो उसके बाद हमने उसमें क्या सीखा था, सरचार्ज 12% सीखा था। ये सारा हमने देखा था। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मल ऐसे कोई 115 BAE नहीं ऑप्ट आउट करता है, या फिर 115 BAD, तो उसको क्या करेगा, नॉर्मल स्लैब रेट 10,000 अप टू 10,000 में 10% पे करना पड़ेगा। 10,000 से 20% के बीच की इनकम में आपको 20% रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और 30,000 मतलब बैलेंस अमाउंट, अब 30,000 या उससे ऊपर के अमाउंट में आपको कितना पे करना पड़ेगा, 30% से टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि कोई पर्सन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है बिजनेस उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी में, रेसिडेंट इन इंडिया है, तो रेट एज सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन आफ्टर 1/4/2023 एंड कमेंसेड मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिकल आर थिंग बिफोर 31 मार्च 2024 ऑप्टिंग द कंसेशनल टैक्स रेट 115 BAE। 115 BAE 15% से टैक्स पे कर देगा, काम खत्म। 15% ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम incidental to manufacture or production of an article or things, ओके। फिर उसके बाद यदि अगर 115 BAE नहीं ऑप्ट आउट करता, वो क्या ऑप्ट आउट करता है, 115 BAD, तो 22% से उसको टैक्स रेट लगा करके पे करना पड़ेगा। सिंपल बात है। अगर आप क्या बिजनेस क्या है, नॉर्मल बिजनेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी में अदर देन मैन्युफैक्चरिंग का। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपके पास दो बिजनेस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का है, तो इसके पास दो ऑप्शन है। यदि वो 115 बीएई ऑप्ट आउट करता है, तो उसको 15% से डायरेक्ट फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो क्या करता है, 115 BAD करता है, तो उसे 22% फ्लैट रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ एडिशनल कंसेप्ट। ओके। हाँ,
अब इसके आगे हम देखेंगे भाई, इसके आगे आपका क्या है, अगर स्पेशल रेट फॉर कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, 111 है, वुड बी अप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, कैपिटल गेन से इनकम को जनरेट करती है। अब बोलोगे कैपिटल गेन से कैसे जनरेट करेगी, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर्स वगैरह होल्ड करते हैं, ये सारा सब कुछ, तो इनमें क्या होगा, कैपिटल गेन जनरेट होगा। तो इनको भी वैसे ही सारे के सारे अप्लीकेबल होंगे, जो स्पेशल रेट है टैक्स, एक स्पेशल इनकम है जिसे बोलते हैं 112, 112 ए, 111 ए, ये स्पेशल इनकम होती है, ठीक है ना। तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अप्लीकेबल होगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरचार्ज की बात करें, तो सरचार्ज कैसे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग 115 बीएडी सेक्शन 115 बीएई हुज टोटल इनकम एक्सीड होती 1 करोड़, 1 करोड़ बट इज नॉट मोर देन 10 करोड़। तो आपको क्या होगा, मतलब टोटल इनकम एक्सीड हो जाए 1 करोड़ से और 10 करोड़ से कम रहेगा, तो सरचार्ज 7% से पे करना पड़ेगा। ओके। अब इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्लैब रेट गिवन एबव, जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग यदि टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है, तो उसे कितने परसेंट स्लैब रेट देना पड़ेगा, 7% देना पड़ेगा। ओके। कह रहा फिर गिवन एबव आर सेक्शन 110, 111 ए, 112 एंड सेक्शन 112 ए। मार्जिनल रिलीफ भी इसमें मिलता, मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है, मान लो 1 करोड़ रुपया एक्सीड हो जाएगा तो सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ रुपया एक्सीड होने पे सरचार्ज तो लगता है, सिंपल बात है भाई। लेकिन क्या होता है कि आपका 1 करोड़ एक्सीड हुआ, मान लो 1 लाख रुपए से, कितने से, 1 करोड़ 1 लाख रुपए से। अब आपको टैक्स देना पड़ रहा है, जो उस पे आपको देखना पड़ेगा, जो टैक्स आपका इंक्रीज होके आ रहा है, मान लो 1 करोड़ में आप टैक्स निकालोगे, वो कुछ अलग आएगा। कितने परसेंट लगता है आपको, अभी हमने बताया था कितने परसेंट लगता है इसमें, भाई हमने दो चीजें बताए। अगर आप नॉर्मल फॉलो करते हैं स्लैब रेट, तो वही सिंपल 10,000 से 10%, 10 अप टू 10,000, अप टू 10,000 से 20,000 20%, 20,000 30%, या उससे बैलेंस अमाउंट पे कितना लगता है, 30% ऐसा लगता है। अगर मान लो 115 क्या करता है, बीएडी या फिर बीएई ऑप्ट आउट करता है, ऑप्ट करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्ट ऑप्ट करती है, तो उसे कितना परसेंट लगेगा, 115 बीएई के लिए इसको लगेगा 15%, और 115 बीएडी के लिए लगेगा 22%। तो ये था आपका क्या है, फ्लैट रेट टैक्स रेट है, ठीक है। तो अब मान लो कि उसकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, 1.1 करोड़ है। अब इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, सिंपल मान लो 15% से, और 1 करोड़ का 15% निकालेंगे। अब देखो, इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 1 लाख से। अगर टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज्यादा आती है, मान लो 1,20,000 आ गया, ठीक है ना, टैक्स लायबिलिटी, तो 20,000 रुपया इसका मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा। तो ये थी आपकी सिंपल सी बात, जो कि हमने इसकी पिछली क्लास में भाई मार्जिनल रिलीफ को डिटेल से समझा था। ओके, डिटेल से समझाए थे। तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। In case of cooperative society other than cooperative society opting for section 115 BAD or section 115 BAE whose total income exceed 10 करोड़। देखो क्या कह रहा है, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो ऑप्ट नहीं करता, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका क्या नहीं ऑप्ट करता, 115 बीएडी, 115 बीएई, और इसकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो जा रही है, where total come exceed 10 crore, surcharge is payable at the rate of 12% income tax computed in accordance with the slab rate given above। एक आर भाई स्पेशल इनकम है तो उसका अलग होगा। मार्जिनल रिलीफ भी सिंपल इसमें दे रखी है, अगर आपका 10 करोड़ इनकम होती है, 10 करोड़ में जो आपका टैक्स रेट लगता है वो तो ठीक है। ओके। अगर आपकी इनकम जो बढ़ी है और टैक्स से ज्यादा इनकम जो है आपकी कम है टैक्स से, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, ये सारा हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी। ठीक। इसी तरह सी में बोल रखा है, यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग ऑफ सेक्शन 115 बीएडी और सेक्शन बीएई, तो सरचार्ज 10% से लगता है इनकम टैक्स कंप्यूटेड अंडर सेक्शन
115 BAD। तो 115 BAD BAE ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बट आपको याद रखना है क्योंकि MCQ भी है आपके 30 नंबर के, याद रखना। अब हम आगे पढ़ेंगे डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होती है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक या फिर इंडियन कंपनी बोलते हैं। ठीक है ना? इंडियन कंपनी। अगर आपकी इंडियन कंपनी है और उसका टर्नओवर क्या होता है, ग्रास रिसिप्ट या फिर टर्नओवर ये प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से कम है। अब 400 करोड़ से कम होने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। 400 करोड़ से कम रहेगा तो क्या होता है कि स्मॉल कंपनी उसे बोली जाती है। ठीक है ना? स्मॉल कंपनी है तो उसको टोटल इनकम पे 25% से फ्लैट टैक्स रेट लग जाएगा। अगर अदर देन है मतलब स्मॉल कंपनी नहीं है तो उसे 30%। अब ध्यान से सुनो, कंपनी में कैसे टैक्स लगता है, मान लो कंपनी है। अब ध्यान से सुनो, दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपकी डोमेस्टिक कंपनी हो गई है, ठीक, और एक आपकी क्या हो गई है, फॉरेन कंपनी हो गई है। ठीक है? फॉरेन कंपनी है। तो अब डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो है। मान लो किसी की अप टू कितना टर्नओवर है, अप टू 400 करोड़ है, एक्सीड नहीं करता। तो 400 करोड़ है तो स्मॉल कंपनी है, तो इस पे लगेगा 30%, 25%, 25%। और अदर देन स्मॉल कंपनी है तो 30% लगेगा। और यहीं अगर फॉरेन कंपनी की बात करेंगे तो 40% से टैक्स पे करना पड़ता है। इसीलिए फॉरेन से मंगाया हुआ प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि टैक्स वगैरह। फिर उसके बाद आपकी बात करें तो इंडिया में अगर आपका फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में क्या करते बिजनेस करती जाती है तो आपकी फॉरेन कंपनी है तो उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, तो इसीलिए क्या होता है थोड़ा से उसके प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ते हैं। बस ये बात होती है। हाँ, तो अब सरचार्ज वगैरह भी आएगा भाई, क्या है? नोट पढ़ लेना, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। भी सरचार्ज। अब देखो, अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टिंग 115 BAA और BAB हुज टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 7% से फ्लैट टैक्स वो स्लैब रेट लगेगा। क्या लगेगा? वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, सरचार्ज इज पेबल। भाई किसी कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ एक्सीड हो जाती है बट 10 करोड़ से कम रहती है, तो क्या होता है, उसको 7% से सरचार्ज लगती है। ओके, 7% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। इनकम ऑफ टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द रेट्स गिवन बिलो। मार्जिनल रिलीफ सिंपल है कि भाई एक वही आपको हर जगह मार्जिनल रिलीफ का केस वही मिलेगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है इनकम बढ़ने से तो क्या होगा, आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अब अगर हम बात करें यदि आप क्या करते हो, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, टोटल इनकम एक्सीड हो जाता है 10 करोड़, तो उसे टैक्स रेट 12% से पे करेगा, सरचार्ज पे करना पड़ेगा, सॉरी, सरचार्ज 12% लगेगा फॉरेन कंपनी पे। ठीक है ना? और आपकी डोमेस्टिक कंपनी में 7% से लगेगा। मार्जिनल रिलीफ का सेम कंसेप्ट है। कह रहा है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टिंग एक सेक्शन 115 BAA एंड सेक्शन 115 BAB सरचार्ज 10% ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115 BAA आर सेक्शन 115 BAB would be liable since there is no threshold limit of applicable of surcharge. Consequently, there would be no marginal relief. फॉरेन कंपनी, अब देखो फॉरेन कंपनी में मैंने बताया था, फॉरेन कंपनी में आपको ये क्या कर रहा है भाई, 40% हमने बताया था इसमें। कह रहा रॉयल्टी एंड फीस रेंडरिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज से अगर आपको पैसा मिलता है तो 50% से टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। अदर इनकम है तो 35% लगेगा। ओके। हाँ, सरचार्ज क्या होता है, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी होज टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, तो उस पे 2% लगेगा। भाई फॉरेन कंपनी में सरचार्ज आपका कम लगता है। ओके। अगर आपकी फॉरेन कंपनी है जिसकी क्या इंक्रीज हो जाती है,
टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका, 5% से मार्जिनल रिलीफ लगेगा। देखो, हमने अभी बताया, चार्ट बना लो, आपकी डोमेस्टिक कंपनी है और ये फॉरेन कंपनी है। क्या है ये? फॉरेन कंपनी है। तो अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी रहेगी, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो केस मैंने बताया था, एक स्मॉल कंपनी बताया था, एक आपकी क्या बताया था, भाई अदर देन स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी के केस में आपका 25% लगा लगता है, और अदर देन स्मॉल कंपनी के केस पे 30% लगता है। और इसमें आपका सरचार्ज अगर 1 करोड़ रुपए एक्सीड कर जाता है बट 10 करोड़ रुपए एक्सीड नहीं करता, तो आपको कितना लगेगा? भाई सिंपल, 5% लगेगा। अगर 10 करोड़ एक्सीड कर जाता है तो 7%, नहीं 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 नहीं, 7% और 12%, और इसमें लगेगा 2% और 5%। हाँ, अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो उसमें सरचार्ज आपका 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ को एक्सीड कर दिया, और क्या है, 10 करोड़ से बिलो है, तो 2% से लगेगा। और अगर आपका 10 करोड़ को एक्सीड कर देती है टोटल इनकम, तो 5% से लगेगा सरचार्ज। तो ये आपका मान लो क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, आगे चार्ट बनवा देंगे, अभी केवल समझ लो। हाँ, तो अब आपको डोमेस्टिक कंपनी के बारे में एक चार्ट बनवा देते हैं, अदरवाइज दिखा देते हैं। भाई चार्ट कैसे? हाँ, चार्ट बनी है, नहीं बनी नहीं, चार्ट कहीं बना है तो दिखाते हैं। हाँ, ये देखो, चार्ट ये दे रखा है, ये है। अगर फर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, तो 30% से टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो 10,000 अप टू 10,000 है तो 10% से टैक्स लगेगा, और 10,000 से 20,000 है तो आपको लगेगा 20% से टैक्स रेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। और अगर यदि आपका 20,000 से एबव है, या फिर बैलेंस अमाउंट, ठीक है ना, 30% से पे करना पड़ेगा। सिंपल, ये चार्ट याद रखो। उसके बाद अब हम कंपनी के बारे में देखेंगे। अगर आपकी कोई कंपनी है जो कि जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, तो भाई 25%, ठीक है ना। और भाई डोमेस्टिक कंपनी के दो केस हैं, एक स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं और अदर देन स्मॉल कंपनी, ठीक है ना। तो इस पे 30% लगेगा, फॉरेन कंपनी में 35% लगेगा। हम 40% लिखाए थे क्या, तो यहाँ पे 35% लगेगा, ठीक है। अब सरचार्ज की बात आ रही है, सरचार्ज के केस में आपको ध्यान से देखो, समझना है। हाँ, तो सरचार्ज आपका, अगर आपकी क्या है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, तो 12% लगेगा। यदि 1 करोड़ के इनकम एक्सीड हो जाती है तो 12% से लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्टिंग 115 BAD और 115 BBE, 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है बट 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करता तो 7%, ठीक है। और 10 करोड़ को एक्सीड करता है तो 12%। अब कंपनी के बारे में देख लो, कंपनी के केस में आपका क्या है, अगर सेम टू सेम है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7%, 12%, और फॉरेन कंपनी के केस में 2%, 5%। 1 करोड़ अप टू, अप टू क्या है भाई, एक 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, 10 करोड़ के बीच में है, ठीक है, तो 7% लगेगा। अगर 10 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, एक्सीड कर जाता है 10 करोड़, तो आपका कितना लगेगा? सिंपल, 12% लगेगा। फॉरेन कंपनी में 2%, 5%, ये है। तो आपका ये टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया है भाई। बेसिक जितना था हमने सारा सब कुछ बता दिया है। अब आपको चार्ट वगैरह सब कुछ बनाने हैं खुद से, और इसे प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहना है, ताकि याद रहे, भूले ना। देखो भाई, सीए के कोर्स में क्या दिक्कत होती है, बस एक ही दिक्कत होती है कि आपका सीए का सिलेबस जो होता है काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा का मतलब है भाई कि इसमें कंसेप्ट बहुत होते हैं, ठीक है ना।
कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कि अगर आप इसे प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे तो कंसेप्ट आपको याद ही नहीं रहेंगे। समझ में तो बहुत आसानी से आ जाता है, बस क्या है, याद नहीं रहता। तो याद कैसे रहेगा, जब आप प्रॉपर तरीके से इसे रिवीजन करोगे। भाई अब कहोगे सर रिवीजन एक दो बार कर नहीं, इसे कंसिस्टेंट आपको शाम सुबह 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके आपको रिवीजन पे मोड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा कंसेप्ट हैं। अगर बात करें टैक्स के अंदर, तो टैक्स के अंदर इतने कंसेप्ट अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जीएसटी आएगा, उसमें में भर भर के कंसेप्ट हैं। आपका अगर अकाउंट आएगा उसमें भी कंसेप्ट हैं, लॉ आएगा तो उसमें प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं। तो भाई कहने का मतलब है सीए के सिलेबस में इतने ज्यादा कंसेप्ट एंड प्रोविजंस हो जाते हैं कि याद रखना मुश्किल होता है। समझना तो बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा, कोई भी बच्चा हो अगर अभी भी आएगा मैं पढ़ाऊंगा तो उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन वो याद नहीं रख पाएगा। क्यों नहीं याद रख पाएगा, क्योंकि वो इस पे काम नहीं करता, रिवीजन पे। अगर वो प्रॉपर रिवीजन करेगा तो उसे याद रहेगा और उसके क्वेश्चन भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो अभी आपको क्या करना है, बस जितना हम क्वेश्चन देते जाए उसको रिवीजन करते जाओ, और आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस। इसके अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो हम आपको दे दें और आपको प्रॉपर याद रहे, ठीक है ना। बस सारे के सारे लोग जो सीए बने हैं, जो लेवल्स अचीव कर बैठे हैं कुछ, तो वो सारा सब कुछ इसी प्रोसेस से कर पाए हैं, इसका और कोई प्रोसेस नहीं है। तो बस इतना कहना है कि आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, इट मीन्स ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें आपके कुछ थ्योरी क्वेश्चन है। व्हाट इज असेसी, असेसी के बारे में बताए थे भाई। ये सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ इसमें है। कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। तो 11 क्वेश्चन ये आपके प्रैक्टिकल के हो गए, और 12 क्वेश्चन आपके क्या है, इलिस्ट्रेशन के हो गए हैं। तो 11 और 12 दोनों क्वेश्चन को आपको टोटल अच्छे से पहले प्रैक्टिस करना है, फिर इसे फेयर में कंप्लीट करना है। बस ये कंप्लीट कर लो, आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आगे के नेक्स्ट चैप्टर में, और नए कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।